हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज की क्लास में जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ से। ओके, हमने बैलेंस्ड ग्रोथ की थ्योरी ऑलरेडी कर ली है, जिसमें हमने लुइस की थ्योरी जो है वो लीव करी है। किस लिए? क्योंकि वो हम करेंगे जब हम करेंगे डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट, उसमें हम उस थ्योरी को करेंगे। बाकी आपकी बैलेंस्ड की बाकी दोनों रोजेंटन रोडान की नक्स की ये थ्योरीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है दिसंबर 2025 के लिए, वो आप चेक कर लेना। सो यस, थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ कंप्लीटली अपोजिट है किसके? बैलेंस्ड ग्रोथ के। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हम डिटेल में समझने वाले हैं पूरी थ्योरी को। तो थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ किसके अपोजिट है? ये किसके अपोजिट है? डॉक्ट्राइन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ के। बैलेंस्ड ग्रोथ क्या कहता है कि प्रोपोर्शनेट आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट करना है सारे सेक्टर्स में। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए, अनबैलेंस्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अनबैलेंस्ड का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो आपकी सेलेक्टेड सेक्टर्स में होनी चाहिए। मतलब कुछ सेक्टर्स सेलेक्ट करो, उसमें आप अपनी इन्वेस्ट करो, रादर देन साइमल्टेनियस इन ऑल द सेक्टर्स। जैसा कि बैलेंस ने बोला कि आप साइमल्टेनियसली सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन नहीं, अनबैलेंस्ड ये कहता है कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो किसमें? साइमल्टेनियस सेलेक्टेड सेक्टर्स में, रादर देन साइमल्टेनियसली ऑल सेक्टर्स में। देखो, क्योंकि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कोई भी जो आपकी एलडीसीज है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास जो कैपिटल है या बाकी सारे रिसोर्सेज हैं, वो इतनी क्वांटिटीज में, चाहे आप कैपिटल ले लो या फिर आप बाकी कोई भी रिसोर्स ले लो, ये इतनी क्वांटिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते कि ये सारे सेक्टर्स में एक साथ क्या कर सके? इन्वेस्ट कर सके। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू इन्वेस्ट इन ऑल द सेक्टर्स साइमल्टेनियसली। फॉर whom the LDCs means किसके लिए? लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट किस में होनी चाहिए? इसलिए इन्होंने कहा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कुछ फ्यू सिलेक्टेड सेक्टर्स में, ठीक है, या ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां पे रैपिड डेवलपमेंट है, जहां पे इकोनॉमी जो है वो यूटिलाइज कर सकती है। ऐसे सेक्टर में हम इन्वेस्ट करें कि इकोनॉमी इस सेक्टर से फायदा करके दूसरे सेक्टर में भी वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपना फायदा कर दे। इस तरीके से हमारी क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो इकोनॉमी ग्रेजुअली जो पाथ है अनबैलेंस्ड का, अनबैलेंस्ड का जो पाथ शुरू किया है, वो अपने आप इकोनॉमी को किस में ले जाएगा? एक बैलेंस्ड ग्रोथ में ले जाएगा। इकोनॉमिस्ट, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट अनबैलेंस्ड ग्रोथ से रिलेटेड हैं, तो उनके नाम लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है। मैं साथ के साथ आपको थ्योरी के साथ साथ ही बता देती हूँ कि आपके कौन से पीवाईक्यूज जो है वो हम यहाँ से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। देखो, प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। ऑलरेडी मेरे पास कमेंट भी आया था, तो मैंने उस चीज का रिप्लाई कर भी दिया था, अभी भी आया है शायद कल की वीडियो में, कि आप साथ साथ 2-3 क्वेश्चन ले लिया करो। देखो, लेना तो इतना मुश्किल नहीं है कि मेरे लिए लेना इतना भी मुश्किल है ले सकती हूँ, बट हाँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरा ज्यादा फोकस ना थ्योरी को समझाने में हो, क्योंकि मैं एक साथ आपको, जैसे आपकी एक पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज करवा दिए, या फिर ऑलरेडी मैंने पीवाईक्यूज करवा रखे हैं यूनिट वाइज। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि जैसे मान लो कि अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मान के चलो कि एक वीक और होगा और हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? उसके बाद इसके सारे पीवाईक्यूज जो मैंने करवा रखे हैं वो देखोगे, और सिर्फ आप क्या करना, पहले क्वेश्चन देखना, उसके बाद खुद आंसर करने की कोशिश करना क्लास करने के बाद, जो ये पूरी क्लासेस है कंप्लीट होने के बाद, और देखना कि आपको कितने क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इससे आपकी ये तैयारी बेहतर हो जाएगी कि भाई हमें जो हमने समझा उसमें से कुछ आया भी कि नहीं आया, ये चीज हो सकती है। और हाँ, मैं कोशिश करूंगी आगे से कि मैं क्वेश्चंस जो है वो मतलब डालने की कोशिश करूं हर एक क्लास में। बस थोड़ा सा मुश्किल ये प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए कि टाइम कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम है, टाइम बहुत लिमिटेड है, और थ्योरीज को कंप्लीट समझाना मेरा ज़्यादा मोटिव रहता है, बजाय कि हम पीवाईक्यूज उसके साथ कर ले। आपको ऑलरेडी आपने अगर इतने पीवाईक्यूज करे हैं तो आपको ये अंदाजा तो हो ही जाता है कि ये पीवाईक्यू आया था, इसलिए मैं साथ के साथ ये चीज़ बता देती हूँ। तो ये मैं चीज यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है कि कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो अनबैलेंस्ड से या बैलेंस्ड से रिलेटेड हैं, तो आपको पता होने चाहिए। 3 नाम तो मैंने आपको बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी से बताए थे कि ये 3 नाम जो है वो अच्छे से याद कर लेना। ऐसे ही अनबैलेंस्ड से भी हैं आपके सिंगर हैं, किंडलबर्गर है, ठीक है, किंडलबर्गर है, और स्ट्रीटन है, और भी बहुत है, लेकिन ये फेमस नाम है। ये इकोनॉमिस्ट है जो एक्सप्रेस करते हैं और जो फेवर करते हैं किसका? ये फेवर करते हैं किसका? ये फेवर करते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ का, ठीक है।
अनबैलेंस्ड ग्रोथ डॉक्ट्राइन को, और इनफैक्ट जो क्रिटिसिज्म करते हैं, ये क्रिटिसिज्म करते हैं किसका? बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी का। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ये अनबैलेंस का फेवर कर रहे हैं तो ये क्रिटिसाइज तो करेंगे ना बैलेंस को, तो ये क्रिटिसाइज करते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ को। लेकिन अगर हम कहें कि हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कौन प्रोपाउंडर था? तो प्रोपाउंडर किसने मतलब स्टार्ट किसने किया, हाँ किसने बनाया, किसने बात करी सबसे पहले? तो वो थे आपके हिर्स्टमैन। सबसे पहले जो है प्रोपाउंडर जो थे अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के, तो वो क्या कौन थे? हिर्स्टमैन, A.O. हिर्स्टमैन। और ये क्वेश्चन भी जो है वो आ चुका है आपका। अब हिर्स्टमैन की क्या स्ट्रेटेजी थी, इसके बारे में हम आज की क्लास में जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, ये कैसे कह सकते हैं कि हमें एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो है वो करनी चाहिए, इन्होंने क्या क्या चीजें जो है वो देखी है। देखो, जो कॉन्सेप्ट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ का, ये पॉपुलराइज किया हिर्स्टमैन ने, सीधी सी बात है। सो इनके कंटेंशन में इन्होंने क्या कहा कि आप डेलिबरेटली, जानबूझ के ना अनबैलेंसिंग कर दो इकोनॉमी में, जानबूझ के आप एक अनबैलेंसिंग कर दो किसकी? इकोनॉमी की अकॉर्डिंग टू, बट ऐसे ही नहीं, आपका एक प्री डिजाइन, आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपकी एक प्री डिसाइड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास बेस्ट वे क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने का लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। देखो, आप ये चीज यहाँ से नोटिस कर सकते हो कि इन्होंने लेस डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जैसे एडम स्मिथ और इनकी थ्योरी थी, ये जो फेवर करती थी वो डेवलप्ड कंट्रीज का फेवर करती थी, लेकिन इन्होंने किसकी बात की है? इन्होंने लेस डेवलप्ड कंट्रीज की मेनली बात की है। तो इनको ये इनका कहना क्या है कि आपका डेलिबरेटली आप इकोनॉमी को अनबैलेंस कर दो, लेकिन एक प्री डिजाइन स्ट्रेटेजी के साथ आपके पास एक बेस्ट वे होना चाहिए कि कैसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हो किसी भी अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड कंट्री में। तो हिर्स्टमैन के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो स्ट्रेटेजिकली, मतलब आप पूरी सोच समझ के साथ कुछ फ्यू सेलेक्टेड सेक्टर्स में करोगे। आप कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स में सोच समझ के जो है वो क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे, और वहीं से आपको नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी मिलेंगी, ताकि आप फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कर पाओ। मतलब आप पूरी सोच समझ के एक पूरे प्लान के साथ जो है वो क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, तो कल आपको मैंने स्ट्रेटेजी शेयर की, आपका पहले पूरा प्लान होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो आप अपनी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से बना सकते हो कि आपको क्या करना है। ओके, सो आप अपनी स्ट्रेटेजी पहले बनाओगे, और उसके बाद ये देखोगे कि मैं कौन से सेक्टर से सेलेक्ट कर रहा हूँ जहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि एलडीसीज का क्या हो? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। सो इन्होंने मेंटेन किया कि डेवलपमेंट जो है ना, वो डेवलपमेंट हर तरीके से होना चाहिए, वो हर एक सेक्टर्स में जाना चाहिए। मेन जो आपके लीडिंग सेक्टर्स हैं वहां से लेके डेवलपमेंट कहाँ तक होना चाहिए, जो उसके फॉलोअर्स सेक्टर हैं, एक बड़ा एक मेन सेक्टर है, वहां से डेवलपमेंट जो है वो नीचे के पार्ट्स में भी, मतलब जैसे मान लो कि आपने एक बड़ी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट किया, तो वो फर्दर जो आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसमें भी क्या लेके आए? डेवलपमेंट लेके आए, सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो लिंक करती है। तो इन्होंने जो डेवलपमेंट को क्या बोला? इन्होंने डेवलपमेंट को बोला एक चेन है किसका? ये स्टेटमेंट जो है वो ध्यान रखना, एक चेन है किसका? डिसइक्विलिब्रिया का। डिसइक्विलिब्रिया की एक चेन है क्या? आपकी डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन अभी ऐसे ही आएंगे, डीप में आएंगे क्वेश्चन कि किसने डिसइक्विलिब्रियम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो आपकी चेन है डिसइक्विलिब्रियम का। मतलब आप क्या कर सकते हो कि ये जो है ना, ये अलाइव रखती है इकोनॉमी को, जिंदा रखती है इकोनॉमी को, ना कि आप ये सोचो कि भाई मैं डिसइक्विलिब्रियम में आ गया। नहीं, इसी डिसइक्विलिब्रियम की वजह से आप जो है, डिसइक्विलिब्रियम आएगा ना, जैसे मान लो कि इन्होंने बोला कि आप एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री कुछ या कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करो, बाकी सब में अपने आप हो जाएगी। तो यही बात है कि आपने डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कर दिया इकोनॉमी में, और यही डिसइक्विलिब्रियम लीडिंग इंडस्ट्रीज से डेवलपमेंट को कहाँ लेके जाएगा? फॉलोअर्स इंडस्ट्रीज में लेके जाएगा। प्रॉफिट और लॉसेज ये सारे सिम्टम हैं किसके? कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के। देखो, पास होना या फेल होना तो तब डिसाइड होता है ना जब आप एग्जाम देते हो कोई, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आप पास या फेल हो। आपने एग्जाम ही नहीं दिया तो आप कैसे डिफाइन करोगे? वही चीज जो है वो डेवलपमेंट के लिए बोली जा रही है कि आप इकोनॉमी में कुछ हलचल करोगे, तभी तो आप कह सकते हो कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यही डिसइक्विलिब्रियम हमें इकोनॉमी में क्या है? करनी है। मतलब आप जो है डिसप्रपोर्शन रखो, एक ऐसी पॉलिसी बनाओ, इकोनॉमी को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इफ
इकोनॉमी इज केप्ट मूविंग अहेड, अगर इकोनॉमी आगे बढ़ती रहेगी तो, इफ इकोनॉमी इज केप्ट मूविंग अहेड, तो जो टास्क है ना, जो टास्क है आपकी डेवलपमेंट का, जो टास्क है डेवलपमेंट पॉलिसी का, वो क्या रहेगा, ये टास्क रहेगा कि आपकी इकोनॉमी में टेंशंस मेंटेन रहे, टेंशंस मेंटेन रहे, आपकी इकोनॉमी में एक डिसप्रपोर्शन और डिसइक्विलिब्रिया मेंटेन रहे। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई। डिसप्रपोर्शन एंड डिसइक्विलिब्रिया, ये चीजें आपकी इकोनॉमी में जो है वो मेंटेन रहे। जैसे अब देखो, ये चीज आप किस एग्जांपल से ले सकते हो, ये एग्जांपल आप ले सकते हो सीसा। सीसा आपने देखा होगा कि अगर एक पर्सन ऊपर है तो दूसरा कहाँ होगा, दूसरा नीचे होगा, है ना, और अगर एक पर्सन नीचे है तो दूसरा पर्सन कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो यही चीज है, अगर आपने मान लो कि एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया और इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो अभी तो ये डाउन पे है ना, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यही तो आपकी इकोनॉमी है। अब ये नीचे है तो ये ऊपर है, यही हमारी इकोनॉमी है। ये आपको एक सीसा एडवांस जो है वो देखने को मिलेगा, और यही इंड्यूस्ड होगा कि एक डिसइक्विलिब्रियम टर्न करेगा एक नए डिसइक्विलिब्रियम में, और ये चीजें जो है वो चलती रहेंगी और इकोनॉमी फिर अपने आप जो है वो बैलेंस पे आ जाएगी। ये चीज किसने कही है, हिर्स्टमैन ने कही है। तो अकॉर्डिंग टू हिर्स्टमैन, जब भी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो आपके पास, आपको क्या करना है, मतलब मैं तो लिख ही देती हूँ इस चीज को कि देखो, जब भी हम कहते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, व्हेन न्यू प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टेड, वो अप्रोप्रिएट कर लेते हैं कि कितनी हमें एक्सटर्नल इकोनॉमी जो है वो मिलेगी। दे अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो उन्होंने अपने, मतलब मान लो कि मैंने कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट किया है तो मुझे ये पता चल गया कि इससे मुझे कितना फायदा हो रहा है और कितनी नई एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है वो आगे क्रिएट हो सकती हैं कि अगर हम अपने जो है रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्सटर्नल इकोनॉमीज का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको कितना कोस्ट एडवांटेज मिलेगा, कितना आपको कोस्ट एडवांटेज मिलेगा जब आप एक पूरी एंटायर इंडस्ट्री को एक्सपेंड करोगे या किसी ज्योग्राफिकल एरिया को क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, ठीक है। और ये बेनिफिट करेगा सारी फर्म्स को, जितनी भी फर्म्स हैं विद इन द इंडस्ट्री, एक पूरी इंडस्ट्री में, जैसे एक पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं सबको जो है वो बेनिफिट करेगा विद इन दैट इंडस्ट्री, या फिर वो अगर आप एरिया कर रहे हो तो विद इन दैट रीजन। तो ये इकोनॉमीज जो है वो एक्सटर्नल होती हैं टू इंडिविजुअल फर्म्स, मतलब कि अगर एक कंपनी अपनी खुद की एक्सपेंशन कर रहा है रादर देन ओवरऑल ग्रोथ को देखते हुए, ठीक है, ये इंडिविजुअल फर्म के लिए। लेकिन जनरली अगर हम, जैसे हमने अगर एक इंडिविजुअल फर्म के लिए माना तो इंडिविजुअल फर्म क्या सोचती है, एक इंडिविजुअल फर्म ये सोचेगी, अगर हम ये कहें एक्सटर्नल इकोनॉमीज टू इंडिविजुअल या एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल फर्म, तो वो ये सोचेंगे कि अपना खुद का एक्सपेंशन करना है, हमें ओवरऑल ग्रोथ से मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पूरा इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब कि आपको कितना कॉस्ट एडवांटेज हो किसी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने से, जो सारी फर्म्स को विद इन द इंडस्ट्री क्या कर सके, बेनिफिट कर सके। तो ये इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें इतना जो है मोर एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलेंगी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना फायदा होगा, कितनी इकोनॉमीज को और फायदा होगा, यही तो हमें देखना है कि हमें कुछ सेलेक्टेड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स चाहिए, यहाँ हम सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें इससे बेनिफिट और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में जो है वो मिलेगा। यही इनका जो है कहने का मतलब है। देखो, और दो तरीके की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। एक तो इन्होंने बात की कन्वर्जेंट, ये पहले लिख लेना क्योंकि अभी मैं इसी के बारे में बताऊंगी, फिर मैं उस वक्त ये नहीं बता सकती ना कि कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है या फिर डाइवर्जेंट, सिर्फ नाम लूंगी, तो इसलिए मैं पहले बता देती हूँ। कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात की, और इन्होंने बात की डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन भी जो है वो आ सकता है, डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट की। इन दो सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट की मेनली बात जो है वो किसने की थी, तो देखो
कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट दैट क्रिएट, जो क्रिएट करे ज्यादा एक्सटर्नल इकोनॉमीज, मोर एक्सटर्नल इकोनॉमीज देन दे अप्रोप्रिएट। मतलब जितना इन्होंने डिसाइड किया है, जितना उन्होंने अप्रोप्रिएट किया है उससे ज्यादा, देन दे अप्रोप्रिएट। जबकि जो डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहती है? इन्वेस्टमेंट, एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट दैट अप्रोप्रिएट मोर एक्सटर्नल इकोनॉमीज, साथ साथ नोट करते रहना, बहुत काम आने वाली है ये चीजें। मोर एक्सटर्नल इकोनॉमीज देन दे क्रिएट करने से ज्यादा, देन दे क्रिएट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स जो है अल्बर्ट हिस्टमैन ने ही यूज करे हैं अपनी जो है बैलेंस ग्रोथ के बताने के लिए। अब देखो कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट का मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। देखो कि इसमें वो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है कि जैसे मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ठीक है, इसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा और कॉस्ट की रिडक्शन होगी इन्वेस्टिंग फर्म के लिए, है ना, उसने जहां इन्वेस्ट किया है। जबकि अगर मैं डाइवर्जेंट सीरीज का एग्जांपल लूं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, रोड होंगे, ब्रिजेस होंगे, बेसिक सोशल सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, जो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट कर सके। इवन आपको एक डायरेक्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टर को इवन डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा, मतलब रोड बनाने से डायरेक्टली आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे बेनिफिट हो रहा है, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं करेगा ये काम, सीधी सी बात है ना, सरकार करके देगी ये काम। तो डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट का हमें ये मतलब समझना है कि जो पूरे होल सबको, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? फैला हुआ है, तो ये सबको फायदा दे रहा है। और कन्वर्ज क्या हो गया? कन्वर्जेंट, जो सिर्फ खुद को फायदा दे रहा है। मैंने कोई एडवांसमेंट करी, मैंने अपनी फर्म में इन्वेस्टमेंट किया, मेरी कॉस्ट कम हुई, मुझे इंडिविजुअल को फायदा हुआ, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो ज्यादा एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट करे, देन दे अप्रोप्रिएट, ज्यादा बाहर फैलाने से तो बेटर कि ये लोग सिर्फ अपना फायदा करें। और डाइवर्जेंट मतलब जो होल पूरी इकोनॉमी का फायदा कर रहे हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही है। तो इसकी बात जो है हिस्टमैन ने की थी। अब मैं आपको जो इसकी थ्योरी है उसमें इन्होंने क्या बोला है वो चीज और समझा देती हूँ। तो ये समझ में आ गया एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो देखो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अप्रोप्रिएट करते हैं ज्यादा एक्सटर्नल इकोनॉमी, जिसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं। तो हिस्टमैन ने क्या कहा? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहा उन्हें, कि एक इंसान को इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए? इंड्यूसमेंट चाहिए, लालच चाहिए, तभी वो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे एक्सटर्नल इकोनॉमी ज्यादा होती है, तो हमने वो डाइवर्जेंट बोल दिया, उसको छोड़ दो। सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी हमारे लिए ज्यादा फायदा क्या है? आप खुद सोच के बताओ कि किसी भी इकोनॉमी के लिए कन्वर्जेंट ज्यादा बेटर होगी सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर डाइवर्ज सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा बेटर होगी। तो ऑब्वियसली सोशली डिजायरेबल प्रोजेक्ट्स जो है वो ये होंगे, सोसाइटी पूरी ये चाहेगी। प्राइवेट प्रॉफिटेबिलिटी कोई नहीं चाहेगा कि भाई प्राइवेट पर्सन को फायदा हो, वो ये चाहेंगे पूरी सोसाइटी को फायदा हो, हर कोई ये चाहेगा। लेकिन यहाँ पे इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कम होता है। भाई सरकार जो काम करती है वो सोशल वेलफेयर के लिए करती है, तो सरकार इस लालच में तो करती नहीं कि मुझे कुछ फायदा होने वाला है, कुछ इंड्यूसमेंट होने वाला है। जबकि जो पर्सन है वो सिर्फ किसके लिए करेगा? अपने बेनिफिट के लिए। तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट आपको कन्वर्जेंट में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने प्राइवेट बेनिफिट की बात करते हो, प्राइवेट आपको कॉस्ट का बेनिफिट होता है। लेकिन डाइवर्जेंट में जो होता है इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट आपका नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बात करती होती है? सोशल वेलफेयर की। तो खुद सोचो कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? एक प्राइवेट पर्सन कर सकता है। और डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? सरकार जो है वो कर सकती है, ठीक है। तो ये सोशली लेस डिजायरेबल होगा किसी भी प्राइवेट पर्सन के लिए। तो अगर हम प्रैक्टिस में बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, तो डेवलपमेंट पॉलिसीज का एम होता है कि हमें कन्वर्जेंट सीरीज को, सरकार तो ये सोचेगी ना कि हमें कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए,
प्रिवेंशन लेनी चाहिए, इस चीज से बचना चाहिए। और हमें प्रमोट किसको करना चाहिए, हमें जो प्रमोट करना चाहिए वो किसे करना चाहिए, डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा सोशल वेलफेयर जो है वो क्रिएट करके दे रहे हैं। तो डेवलपमेंट सिर्फ कब हो सकता है, जब हम अनबैलेंस करें इकोनॉमी को, जब हम अनबैलेंसिंग करें इकोनॉमी की। और ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल है बाय इन्वेस्टिंग आइदर इन social overhead cost और इन डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ये हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, और डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक तरीके से सोशल ओवरहेड कॉस्ट है। सोशल ओवरहेड कॉस्ट मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है ना, मैं ऑलरेडी 2-3 बार पहले भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पे सिर्फ किसको फायदा हो रहा है, प्राइवेट पर्सन को। तो ये नाम तो आपने ऑब्वियसली सुने होंगे, सोशल ओवरहेड कॉस्ट और डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, अगर आपने हिस्टमैन की थ्योरी की है। बट आपने कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट और डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं सुना होगा। तो मेरा ये मोटिव था कि अगर आ जाए तो आप, अगर आप डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च करके ये डालोगे ना कि कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट और डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्योरी किसने किस थ्योरी से रिलेटेड है, तो एओ हिर्शमैन का ही नाम आएगा। बट हमें आज तक नहीं पता था। और ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। लेकिन फिर हम ये सोचेंगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ी हैं। तो आइदर हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सोशल ओवरहेड कॉस्ट में, सॉरी सोशल ओवरहेड कैपिटल सीरीज में, या फिर किस में करना चाहिए, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है फायदा ज्यादा कहाँ होगा, फायदा वैसे इकोनॉमी को ज्यादा कहाँ पे होगा, सोशल ओवरहेड कैपिटल में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एओ हिर्शमैन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें अनबैलेंसिंग करनी है। हमें क्या करनी है, अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद, सबसे पहले कर लेते हैं अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद सोशल ओवरहेड कॉस्ट, सोशल ओवरहेड कैपिटल। देखो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि पहले मान के चलो, ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एसओसी में कर रहे हैं, हम डीपीए में नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार सोशल ओवरहेड कैपिटल नहीं बोलूंगी, बार बार डायरेक्टिव प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं बोलूंगी, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ कि मान के चलो कि हम जो इन्वेस्टमेंट पहले कर रहे हैं वो हमने कर दी सोशल ओवरहेड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, डीपीए में नहीं करी। पहले सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट कर दी वो यहाँ कर दी। देखो सोशल ओवरहेड कैपिटल का मतलब क्या है, आपकी बेसिक सर्विसेज जो आपको जरूरी है, आपकी बेसिक सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करना, ना कि आप प्राइमरी सेकेंडरी या फिर टर्शरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में नहीं काम कर रहे हो, आप बेसिक सर्विसेज दे रहे हो। तो सोशल ओवरहेड कैपिटल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किससे रिलेटेड होगी, आपकी एजुकेशन से। एक सेकेंड, किससे रिलेटेड होगी, आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो एजुकेशन में, आप कर रहे हो पब्लिक हेल्थ में, एग्जाम्पल आ सकते हैं, आप कर रहे हो पब्लिक हेल्थ में, आप कर रहे हो कम्युनिकेशन में, आप कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन में, आप कर रहे हो पब्लिक यूटिलिटीज में। पब्लिक यूटिलिटीज मतलब आपकी लाइट, वाटर, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ठीक है, ड्रेनेज, मतलब वो समझ लो जो सरकार सारे जो काम करती है वो सब किस में आ गए, सोशल ओवरहेड कैपिटल में आ गए। ठीक है, तो अगर आपने मान के चलो अनबैलेंस किया, मतलब आपने सोशल ओवरहेड कैपिटल में इन्वेस्ट किया, तो एक लार्ज इन्वेस्टमेंट अगर हो गई किसमें, एसओसी में, तो ये एनकरेज करेगा किसको, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, इनको इंड्यूसमेंट मिलेगा ना। मुझे लगेगा कि मान लो कि एक एरिया है जहाँ पे भाई ना पानी था, ना बिजली था, कुछ नहीं था, अब सरकार ने ये सारी चीजें ले आई, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सारी फैसिलिटीज आ गई। तो अब मैं ये सोचूंगी ना कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगा लूँ, फायदा होगा मुझे, ये सारी बेसिक चीजें तो मिल ही गई। तो अगर लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है एसओसी में, तो ये एनकरेज करता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कि वो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में क्या करे, इन्वेस्ट करे, मतलब डायरेक्ट जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते। फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर आपको सप्लाई, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई चीप मिलेगी, तो ये एनकरेज करेगा ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वो एस्टेब्लिश करना स्टार्ट करे। और एसओसी इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर को भी सब्सिडाइज करेगी। एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर, उसे भी फायदा होगा कि हमें पानी, हवा, बिजली, इरिगेशन ये सब कुछ मिल रहा है। हवा तो क्या, हवा तो फ्री में है, सॉरी, ये सारी चीजें हमें फ्री में मिल रही हैं। फ्री में तो क्या मतलब, ये फैसिलिटीज हमें मिल गई हैं, सब्सिडाइज रेट पे मिल गई हैं। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स को ये फायदा होगा कि उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये बेसिक सर्विसेज जो है वो मिल चुकी। तो अनलेस जो एसओसी इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक चीप और इम्प्रूव्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करके देगा, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी किसमें, डीपीए में, वो सब्सिक्वेंटली फर्दर फिर और फर्दर क्या होगी, डीपीए में इन्वेस्टमेंट होगी। मतलब पहले ये चीज मिली,
पहले हमें एसओसी मिल गया, बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक सर्विसेज हमें मिल गई, फिर फर्दर किसी ने आके अपनी इंडस्ट्री लगाई, फिर फर्दर उससे और इंडस्ट्रीज लग गई, फिर और इंडस्ट्रीज लग गई, तो फर्दर अनबैलेंसिंग से हम कहाँ चले जाएंगे, बैलेंसिंग में चले जाएंगे। तो हिस्टमैन कहता है कि अगर आप एसओसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हालांकि ये डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं दे रहा, आपको डायरेक्ट फाइनल आउटपुट पे कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, डायरेक्टली नहीं दिखेगा, क्योंकि रोड बनाने से आपके प्रोडक्ट थोड़ी ना बन गए, डायरेक्ट आपको फाइनल आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन इसकी वजह से ये जो डीपीए है, जो फर्म है उन्हें इनवाइट करेगा, जो फर्म्स हैं उन्हें इनवाइट करेगा दैट दे शुड इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। और तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ एसओसी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, प्री रिक्विजिट है, मतलब नेसेसरी है कि कोई पर्सन अगर आके यहाँ पे अपनी फर्म सेटअप कर रहा है, फर्म एबीसी लिमिटेड, तो इस फर्म को सेटअप होने के लिए बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है कि यहाँ पे इतना बिजली पहुंच सके, यहाँ पे रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, ये बेसिक चीजें तो कौन देगा, ये बेसिक चीजें तो सरकार ही देगी, और वो क्या है, हमारी सोशल ओवरहेड कॉस्ट है, सोशल ओवरहेड कैपिटल सरकार हमें बना के देगी। तो हमने पहले ये देखा कि हम अनबैलेंसिंग करें इकोनॉमी को किससे, सोशल ओवरहेड कैपिटल से। अब हम ये कह सकते हैं कि हम अनबैलेंसिंग किससे भी कर सकते हैं, हम अनबैलेंसिंग कर सकते हैं डीपीए में करके, अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विथ डीपीए, कि मान लो पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ हो गई, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, सोशल ओवरहेड कॉस्ट में, कैपिटल में नहीं हुई। अब हमने जो इम्बैलेंस है ना वो क्रिएट किया वाया डीपीए। तो गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट अगर कर रही है डीपीए में, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसओसी, एसओसी में इन्वेस्ट ना करके वो किसमें कर रही है, किसमें कर रही है, डीपीए में, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो डीपीए इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले हो रहा है, लेकिन मान लो कि इन्होंने, सरकार ने फर्म तो अपनी बना ली, मान के चलो कि उन्होंने एक फर्म ओपन कर ली, अपनी एबीसी लिमिटेड ओपन कर ली, बट यहाँ पे शॉर्टेज हो गई, किसकी शॉर्टेज हो गई, एसओसी फैसिलिटीज की। तो अब ये प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो कॉस्ट बढ़ेगी यहाँ पे। तो सब्सिक्वेंटली ये जो इन्वेस्टमेंट सीक्वेंस है वो जनरेट होंगे, और इन द कोर्स ऑफ टाइम पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर आएगा कि भाई यहाँ पे फर्म खुल गई, लेकिन यहाँ पे तो भाई रोड भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये चीज स्टिमुलेट करेगी किसको, कि आप इन्वेस्टमेंट करो किसमें, एसओसी में इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट सीक्वेंस जनरेट होगा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस जनरेट करेंगे, और सीक्वेंस कहाँ से जाएगा, एसओसी से डीपीए, और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से सीक्वेंस किससे जाता है, डीपीए से एसओसी। देखो दोनों का कंफ्यूजन क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एसओसी में अनबैलेंस किया, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन थी किसकी, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस ने, कि भाई सरकार ने मुझे बिजली पानी ये सब कुछ दे दिया है, तो मेरी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई ना कि मैं यहाँ इंडस्ट्री खोलूं, तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ने जनरेट करे सीक्वेंस एसओसी से डीपीए, ठीक है, कि पहले एसओसी में इन्वेस्ट किया तो अपने आप फंड्स को लालच हो गया, और उन्होंने फिर डायरेक्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करना, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट की। और यहाँ डीपीएस में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमने सीक्वेंस जनरेट की कि पहले डीपीए में तो इन्वेस्ट हुआ, इसी डीपीए ने प्रेशराइज किया सरकार को, और सरकार ने कहा इन्वेस्ट किया, सोशल ओवरहेड कैपिटल में। तो दोनों में से कोई भी सीक्वेंस जो है वो यूज कर सकते हैं, डीपीए से एसओसी भी जा सकते हैं, एसओसी से डीपीए भी जा सकते हैं, कन्वर्जेंट से डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट से कन्वर्जेंट, ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं। हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने तो डीपीए और एसओसी की बात की। अब हम बात करते हैं द पाथ टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का क्या पाथ होगा, द पाथ टू डेवलपमेंट, डायग्राम से भी समझेंगे इस चीज को हम, द पाथ टू डेवलपमेंट हमारा क्या होगा। देखो हिर्शमैन ने बोला पहली जो सीक्वेंस है हमारी, जो हमारी पहली सीक्वेंस है एसओसी से डीपीए, मतलब डेवलपमेंट बाया एक्सेस, एक्सेस हमारे पास सोशल ओवरहेड कैपिटल आ गया, तभी तो इंड्यूसमेंट हुआ डीपीए को। तो पहला जो हमारा डेवलपमेंट आया वो आया किसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है किसकी, एसओसी की, है ना, सोशल ओवरहेड कैपिटल हमारे पास ज्यादा है, फायदा मतलब बेसिक नेसेसरीज, बेसिक सर्विसेज हमारे पास आ गई, तो अब डीपीए आ गई। और सेकंड सीक्वेंस क्या है हमारी, सेकंड सीक्वेंस जो वो है हमारी, वो है डीपीए से एसओसी, मतलब जो डेवलपमेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, बाया शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ
SOC, मतलब हमारे पास SOC कम है, तो इन्होंने फर्म्स ने इन्वेस्ट कर दिया बट सोशल ओवरहेड कैपिटल हमारे पास नहीं थी, तो पॉलिटिकल प्रेशर हुआ और हमारी कम सोशल ओवरहेड कैपिटल की वजह से हमारा पाथ हुआ किसका, डेवलपमेंट का। तो हिस्टमैन ने प्रेफर किया इस सीक्वेंस को कि आप वो सीक्वेंस फॉलो करो। अब क्या कौन सा सीक्वेंस हमें फॉलो करना चाहिए दोनों में से, पहले एसओसी में इन्वेस्ट करना चाहिए फिर डीपीए अपने आप हो जाएगा, या पहले डीपीए करना चाहिए एसओसी अपने आप हो जाएगा। तो हिस्टमैन ने प्रेफर किया कि सीक्वेंस वो फॉलो करो जो सेल्फ प्रोपेलिंग हो, जो अपने आप चीजों को आगे बढ़ा दे। ऐसा सीक्वेंस जो है वो फॉलो करना चाहिए जो क्या हो, सेल्फ प्रोपेलिंग। कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, हमारा सेल्फ प्रोपेलिंग सीक्वेंस जो है वो होना चाहिए। इस चीज को हम जो है वो अब किससे समझेंगे, हम इस चीज को समझेंगे डायग्राम से, ठीक है। सेल्फ प्रोपेलिंग का मतलब बता दिया कि आपको कोई एक्सटर्नल कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद से ही चीजें क्या हो जाए, डेवलप हो जाए अपने आप ही, अपने खुद के फोर्स से, अपने खुद के फोर्स से चीजें जो है वो आगे बढ़ जाए। इस तरीके से हमें क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इस चीज को समझाया एक डायग्राम से। पहले मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देती हूँ और फिर मैं उस डायग्राम को जो है वो समझाऊंगी, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे ताकि फिर कोई दिक्कत ना हो। देखो, सबसे पहले हमने डीपीए लिया, वर्टिकल एक्सिस पे हमने ले लिया डीपीए, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, और हमने सोशल ओवरहेड कॉस्ट हमने ले ली, सोशल ओवरहेड कैपिटल की कॉस्ट हमने ले ली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये इस साइड हमने ले ली डीपीए की कॉस्ट। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने आइसो क्वांट्स बनाए, अपनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखी कि भाई ये एक हमारा इंडिफरेंस कर्व बन सकता है, ये एक इंडिफरेंस कर्व बन सकता है, एक ही इंडिफरेंस कर सकता है। मतलब जितना आप कॉस्ट डीपीए और एसओसी बढ़ाते जाओगे उतना इंडिफरेंस कर्व आपका आगे बढ़ता जाएगा, है ना, आइसो क्वांट आपका आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये आपने वेरियस क्वांटिटीज देख ली डीपी और एसओसी की, जो आपको सेम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट देंगे, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे इसके चले जाओ। वही इंडिफरेंस कहते हैं ना कि आप किसी भी पॉइंट पे हो आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो आप किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट कर लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, आपको ए पॉइंट पे आप कहीं पे भी करो, ए में आपको सेम ग्रोस नेशनल आउटपुट मिलेगा, बी में करो सेम, बट ये ना हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर। तो जितना ज्यादा सी पे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, ज्यादा ग्रोस नेशनल इनकम होगा, ए पे कम होगा, बस बात इतनी है। तो ये एबीसी क्या है, आपके आइसो क्वांट है जो आपको शो कर रहे हैं वेरियस क्वांटिटीज डीपीए की और एसओसी की, जो आपको सेम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट देंगे एट एनी पॉइंट। लेकिन हम जैसे ही हायर कर्व पे जाएंगे तो ये आपको हायर नेशनल प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब हम इसके साथ एक कर्व बनाएंगे, 45 डिग्री लाइन जो है वो बनाएंगे, और ये 45 डिग्री लाइन जो है वो शो करेगी कि डीपीए और एसओसी बराबर है। मतलब मैंने इतना डीपीए और इतना एसओसी बराबर जो है ओरिजिन से जा रही है, जो ये ऑप्टिमम पॉइंट्स जो होंगे डिफरेंस कर्व के वहां से ये जा रही है। और ये लाइन क्या शो कर रही है कि बैलेंस्ड ग्रोथ है किसमें, डीपीए टू एसओसी, बैलेंस्ड ग्रोथ है, बैलेंस्ड ग्रोथ है ऑफ डीपीए टू एसओसी। क्लियर है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हिस्टमैन ने दो अजम्पशन ले ली, इस चीज को और मैं लिख देती हूँ कि हिस्टमैन ने दो अजम्पशन ली। पहली अजम्पशन क्या ली कि एसओसी एंड डीपीए ये एक्सपेंड नहीं कर रहे साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो रहे। कैन नॉट, मतलब या तो डीपीए पहले करेगा फिर एसओसी में अपने आप हो जाएगा, या फिर एसओसी पहले होगा डीपीए में अपने आप हो जाएगा। कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, वरना तो फिर ये बैलेंस्ड ग्रोथ हो जाएगी, तभी तो ये अनबैलेंस्ड है। एक्सपेंडेड साइमल्टेनियसली। और दूसरी अजम्पशन इन्होंने क्या ली, ये अजम्पशंस हैं इनकी, ठीक है, अजम्पशन, ये डायग्राम बनाते वक्त ये अजम्पशन ली गई। सेकेंडली क्या बोला कि जो सीक्वेंस है एक्सपेंशन का, सीक्वेंस स्पेलिंग देख लेना, सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंशन जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है, शुड बी अडॉप्टेड which maximize induced decision making, ठीक है। ऐसा हमने सीक्वेंस फॉलो किया है जो हमारे इंड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस जो है वो हमने अडॉप्ट किया है। अब पहला पाथ हम लेते हैं,
पहला पाथ मान लो हमने ये लिया, ए पाथ मान लेते हैं इसको, ठीक है। यस, पहला पाथ हमने ये लिया कि हम डेवलपमेंट जो है फॉलो कर रहे हैं। पहली एक्सेस कैपेसिटी है हमारे पास, किसकी? एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी की। सोशल ओवरहेड कैपिटल पे पहले इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अब इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी? अब इन्वेस्टमेंट डीपीए में होगी, तो हमारे पास सोशल ओवरहेड कैपिटल पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर ली, तो इकोनॉमी अब फॉलो करेगी। देखो इकोनॉमी ने, मैं यहाँ पॉइंट्स बना ही देती हूँ, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट है, ए बी और सी। अब इकोनॉमी फॉलो करेगी, हमने एक्सेस कैपेसिटी एसओसी की, मतलब इस साइड है एक्सेस कैपेसिटी हमारे पास एसओसी की, तो हम यहां से यहां गए, डेवलपमेंट हुई, आगे बढ़े, ए से ए डैश पे आ गए, फिर हम चले गए कहाँ पे? बी पे चले गए, आगे फर्दर हमने और इन्वेस्टमेंट करी तो हम और आगे बढ़ गए, फिर हम कहाँ चले गए? फिर हम फिर फर्दर यहाँ आए, यहाँ पे हमने इन्वेस्ट मान लो कर ली इन्वेस्टमेंट बी डैश, अब हम बी डैश से कहाँ चले गए? सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, इस साइड जाएंगे ना, उस साइड क्यों जाएंगे? यस यस, ए से पहले ए डैश पे एक्सेस ऑफ एसओसी है, फिर हम पहुंचे बी से, बी से फिर हम कहाँ चले गए? फिर आगे बढ़े, हम किस पे चले गए? बी डैश पे चले गए, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहां से यहां गए, यहां से यहां जाएंगे ना, अब सही जा रही थी मैं बिल्कुल, पता नहीं क्यों। देखो यहां से यहां गए, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम आगे गए बी डबल डैश पे चले गए, फिर हम कहाँ चले गए? फिर फर्दर जो है फिर आगे बढ़ गए, फिर हमने फर्दर सी पे जाके इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। एक्सेस कैपेसिटी है एसओसी की, सोशल ओवरहेड कैपिटल हमारे पास ज्यादा है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब हमें इंड्यूसमेंट होगा ना, डीपीए को इंड्यूसमेंट होगा कि वो और फर्दर जो है वो डेवलपमेंट करे और फर्दर डायरेक्टिव प्रोडक्टिव एक्टिविटी करे, तो ए से बी पे जाएगा, फिर बी से सी पे जाएगा, समझ में आ गया? देखो जब इकोनॉमी अपनी इंक्रीज करेगी सोशल ओवरहेड कॉस्ट, तो हम ए से किस पे चले गए? ए डैश पे चले गए, हमारी सोशल ओवरहेड कॉस्ट बढ़ी, सेम आइसो क्वांट पे रहे ए। अब इंड्यूसमेंट मिला किसको? डीपीए को इंड्यूसमेंट मिला कि भाई सरकार ने तो हमें बेसिक फैसिलिटीज दे दी, तो अब ये ए से ये इंक्रीज होगा, बी से बी डैश पे, फिर वो आगे बढ़ेगा, और ये जब तक जाएगा, यहां से ए डैश से बी पे पहुंचा, फिर ये फर्दर इन्वेस्ट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा जब तक बी पे ना आ जाए, फिर पूरी इकोनॉमी एक हायर आइसो क्वांट पे चली गई, बी आइसो क्वांट पे चली गई, और ज्यादा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमारा हुआ, फिर इंड्यूसमेंट मिला गवर्नमेंट को कि वो अपनी फर्दर एसओसी को बढ़ाए, फर्दर सोशल ओवरहेड कॉस्ट को बढ़ाए, तो वो बी से किस पे चले गए? बी डैश पे चले गए, ठीक है। अब डीपीए, फिर डीपीए को लगेगा, सरकार मतलब लोगों को लगेगा, इंडस्ट्रीज को लगेगा कि अब तो सरकार ने हमें और फैसिलिटी दे दी, और सोशल ओवरहेड कैपिटल हमारी इन्वेस्ट कर दी, तो हम फिर क्या करें? फिर जो है फर्दर डीपीए को इंड्यूसमेंट मिला और उसने फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट किया, फिर फर्दर ग्रोथ हो गई, और हम बी से किस पे चले गए? फिर हम सी पॉइंट पे चले गए, तो अब हम इस सी पे आ गए, मतलब हम हायर आइसो क्वांट पे आ गए, मतलब एक्सेस कैपेसिटी जो है एसओसी की, वो हमें फर्दर आइसो क्वांट्स पे खुद ही लेके जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा एसओसी होगा उतनी ही ज्यादा फिर डीपीए को इंड्यूसमेंट मिलेगा कि वो क्या करे? इन्वेस्टमेंट करे। तो ये तो पहला पार्ट था जब हमने एक्सेस कैपेसिटी एसओसी की ली। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं जिसमें हमारी जो कि शॉर्टेज होगी किसकी? शॉर्टेज ऑफ एसओसी इज फॉलोड। अब शॉर्टेज है तो इस साइड चलेंगे ना, क्योंकि एसओसी ज्यादा है तो हम इस एक्सिस पे रहेंगे, और अगर हमारी शॉर्टेज है तो हम कहाँ हैं? डीपीए पे, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हम इस साइड आ जाएंगे। देखो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, इससे ये ले लेते हैं। अब जो हमारा अदर पाथ है डेवलपमेंट का, जिसमें हमने बोला कि हमारे पास शॉर्टेज है एसओसी की, तो इकोनॉमी जो है वो अब किस पे चलेगी? ए से लेके इकोनॉमी कहाँ गई? इकोनॉमी यहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी, इकोनॉमी चली गई यहाँ पे बी डैश पे, क्योंकि अब डीपीए की साइड है ना इकोनॉमी, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है किसकी? सोशल ओवरहेड कॉस्ट की। और बी से कहाँ चली गई इकोनॉमी? ए से कहाँ चली गई? बी डैश पे चली गई, फिर इकोनॉमी यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ पहुंची, बी पे पहुंची, फिर यहाँ से कहाँ चली गई? फिर इस साइड चली गई, किस पे चली गई? सी डैश पे चली गई, फिर इकोनॉमी यहाँ से फिर कहाँ पहुंची? फिर यहाँ पहुंची, तो इकोनॉमी यहाँ पहुंची फिर फाइनली, तो यहाँ पे डीपीए इंक्रीज हुआ, बी डैश से इंक्रीज हुआ, फिर ए से कहाँ गया? बी डैश पे गया, एसओसी
को भी मूव करना पड़ेगा, सोशल ओवरहेड कैपिटल को भी मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल प्रेशर आएगा कि भाई फर्म तो इन्वेस्ट करना चाहती है लेकिन वहां पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इरिगेशन ही नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो भाई पॉलिटिकल प्रेशर आया कि एसओसी को भी क्या करो, इन्वेस्ट करो, मतलब सोशल ओवरहेड कैपिटल में भी क्या करो, इन्वेस्ट करो। तो फिर वो कहाँ पहुंचे कि बराबर भाई यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, बी पे पहुंच गए। अब डीपीए जो है उसने फर्दर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और वो किस पे पहुंच गया, सी डैश पे पहुंच गया। फिर उनको हुआ कि भाई अब इनके ऊपर प्रेशर आया, फिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी और कहाँ पे पहुंच गए, सी पे पहुंच गए। तो बैलेंस रिक्वायर हुआ, बैलेंस हुआ और एसओसी भी हमारी बढ़ी, सी से हम बी से हम कहाँ चले गए, हम सी पॉइंट पे मूव कर गए। तो नोट करने वाली बात है कि डेवलपमेंट पाथ जो है वाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी ये ज्यादा कंटिन्यूअस है, ज्यादा स्मूथ है, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ज्यादा हमारा स्मूथ माना गया देन द सेकंड पाथ। तो इन्होंने क्या माना कि हमारा जो पहला पाथ है वो ज्यादा स्मूथ है देन द सेकंड पाथ। हमारी एक्सेस ऑफ एसओसी मतलब सरकार अगर पहले ही बेसिक नेसेसिटीज दे दे तो इन डीपीए को फर्म्स को इंड्यूसमेंट मिलेगा, किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस वे में हिर्शमैन क्या कहते हैं कि ये क्या है, यही आपका सेल्फ प्रोपेलिंग है, सेल्फ आप मोटिवेटेड होंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो अदर पार्ट जो है, जो हमारा दूसरा पार्ट था कि शॉर्टेज हो किसकी, एसओसी की, ये हमारा सेल्फ प्रोपेलिंग नहीं माना गया क्योंकि ये एक बिलेटेड एडजस्टमेंट है। हमने तो एडजस्टमेंट करी ना फिर एसओसी के साथ, इन्होंने एडजस्टमेंट करा, लेकिन पहले ही अगर सरकार करके देगी तो फिर प्राइवेट लोगों को एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल प्रेशर स्टार्टिंग में ही इनके ऊपर होगा और इनको लगेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो फिर हमारा ये ज्यादा बेटर है। इससे हमारी डीपीए की कॉस्ट भी कम आएगी और डीपीए की कॉस्ट कम आएगी तो लोगों को कम कॉस्ट में जो है वो सामान मिलेगा, तो ये ज्यादा फायदा होगा। तो हिस्टमैन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो है वाया एसओसी शॉर्टेज ये डिसऑर्डरली है, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हो रहा है और कंपल्सिव सीक्वेंस बाय मतलब कंपल्सरी कर दिया ना। अब इन्होंने एक प्रेशर डाल के किसी से काम करो, एक अपनी मर्जी से काम करो, दोनों में फर्क होता है ना, तो वही बात है। और जो हमारी एक्सेस कैपेसिटी है एसओसी की ये हमारा परमिसिव है, ये हमारा मानने मतलब परमिशन है इस चीज की कि ये हमारा बिल्कुल सही है कि पहले ये चीज होनी चाहिए, एक्सेस कैपेसिटी होनी चाहिए एसओसी की, तब डीपीए में क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो। ओके क्लियर है, आगे चले। एक दो तीन बातें और बतानी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो क्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़े डीप में आने लगे हैं। देखो इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने लिंकेजेस की भी बात की, हिर्शमैन ने लिंकेजेस की भी बात की। इन्होंने स्टडी किया अगर एक स्पेसिफिक इम्बैलेंस है तो हमें ये प्रॉब्लम जो है वो ढूंढनी पड़ेगी कि इम्बैलेंस कैसे है और कौन सा इम्बैलेंस हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव है। हमने देख लिया कि हमारे लिए एसओसी पहले करना ज्यादा इफेक्टिव है या फिर पहले डीपीए करना ज्यादा इफेक्टिव है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में होती है तो उस इन्वेस्टमेंट के फॉरवर्ड लिंकेज भी होते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के बैकवर्ड लिंकेज भी होते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड लिंकेज भी होते हैं मतलब इकोनॉमी आगे भी बढ़ सकती है, जैसे मान लो कि प्राइमरी में आपने इन्वेस्ट किया प्राइमरी सेक्टर में तो उससे आपको सेकेंडरी में फायदा हुआ, फिर आगे जाके फिर टर्शरी में फायदा हुआ। बैकवर्ड लिंकेज क्या हो सकता है कि आपने टर्शरी में इन्वेस्टमेंट किया और उससे फिर सेकेंडरी में फायदा हुआ और उससे फिर किस में फायदा हुआ, प्राइमरी में फायदा हुआ। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट उसके बैकवर्ड जो है लिंकेज भी हो सकते हैं, फॉरवर्ड लिंकेज भी हो सकते हैं। फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट करता है, एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में, और बैकवर्ड लिंकेज जो इफेक्ट करता है वो अर्लियर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में करता है। और डेवलपमेंट का एम ये होना चाहिए कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है, हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे हमारा टोटल लिंकेज लार्जेस्ट हो, टोटल लिंकेज आपका क्या हो, लार्जेस्ट हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम टोटल लिंकेज जो निकाले ना, चाहे मैं सोच रही हूँ कि बैकवर्ड से मुझे फायदा हो रहा है 10,000 करोड़ का और फॉरवर्ड से मुझे फायदा हो रहा है 20,000 करोड़ का, तो मैं किस लिंकेज को ज्यादा प्रमोट करूंगी, फॉरवर्ड लिंकेज को। तो वही बात है, ऐसे प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम वेरी करते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। किसी कंट्री में प्राइमरी में इन्वेस्ट करो तो वो टर्शरी तक फायदा लेके जाएगा, या टर्शरी में इन्वेस्ट करो तो वो फिर प्राइमरी तक फायदा लेके जाएगा। तो ये तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है और आपको जो है प्रॉपर एम्पेरिकल स्टडी करनी पड़ेगी, अपने डाटा की फैक्ट्स की स्टडी करनी पड़ेगी, वही चीज आपको बता सकती है। आप इनपुट आउटपुट टेबल देखोगे इंडस्ट्रीज की, फर्म्स की, और फिर आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए फॉरवर्ड लिंकेज बेटर है या फिर बैकवर्ड लिंकेज जो है वो बेटर है। तो हिस्टमैन ने क्या कहा कि मोस्टली जो हाईएस्ट कंबाइंड लिंकेज होता है,
हाईएस्ट टोटल लिंकेज जो होता है वो कौन सी इंडस्ट्रीज में माना गया है, तो वो माना गया है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर बाकी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। परहैप्स अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, लेस डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये कहना बहुत ही फुलिशनेस है कि हम एक्सक्लूसिवली ये मान के चलें और आयरन और स्टील को ही इम्पोर्टेंस दे दें। ऐसा हम एलडीसीज में नहीं कह सकते क्लियरली, बट यहाँ पे क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ आयरन और स्टील से ही डेवलपमेंट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एलडीसीज में ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए। तो जरूरी नहीं कि आयरन इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमें मैक्सिमाइज लिंकेज दे रही है, तो हम हर कंट्री में इसे जो है एप्लीकेबल कर सकते हैं, तो हम यहीं पे इन्वेस्टमेंट करें, बाकी इंडस्ट्री में अपने आप इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हालांकि अगर आप अपनी कंट्री में देखो तो जमशेदजी टाटा जी ने आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो ओपन की थी और उससे बहुत फायदा हुआ है, अगर हम अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लेके ये बात कर सके तो। बट ये कहते हैं कि हर इंडस्ट्री में, हर एक कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता। रीजन क्योंकि हम ये नहीं बता सकते। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ना प्रॉब्लम किसकी आती है, लैक ऑफ इंटरडिपेंडेंस की, लैक ऑफ इंटरडिपेंडेंस और लिंकेज, लिंक नहीं कर पाते हम जल्दी से। तो फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ और एग्रीकल्चर में प्राइमरी प्रोडक्शन है, माइनिंग एक्टिविटीज ये वीक है, चाहे हम फॉरवर्ड में चले जाएं, एलडीसीज में अगर हम देखें, चाहे हम फॉरवर्ड लिंकेज देखें, चाहे हम इसका बैकवर्ड लिंकेज देखें, दोनों जगह से ही ये क्या है, एक वीक इफेक्ट जो है वो देते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्शन मोस्टली जो है जो एलडीसीज है अगर आप देखते होंगे तो वो मोस्टली एक्सपोर्ट करती हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का, बट यहाँ पे एक्सपोर्ट से ज्यादा फायदा होता नहीं है, क्योंकि सबकी जो कंजम्पशन कैपेसिटी होती है वो सबकी सेम ही होती है। ऐसा तो नहीं है कि आज मैं 10,000 से 20,000 कमाने लगी या लाख कमाने लगी तो मैं आज 1 रोटी से 10 रोटी खाने लग जाऊंगी, खाना तो उतना ही खाऊंगी। तो इसलिए ज्यादा फायदा होता नहीं है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि ये ज्यादा डिपेंड रहती है और यहाँ पे ज्यादा लिंकेज देखने को नहीं मिलता, ना ही ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ का अगर हम कहें कि एम्प्लॉयमेंट भी ये ज्यादा देते हैं और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में इतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर पा रही है एलडीसीज। तो ये चीज इन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंट्री की इनपुट आउटपुट टेबल देखनी पड़ेगी हर एक फर्म की, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि फॉरवर्ड लिंकेज यहाँ पे काम करेगा कि बैकवर्ड लिंकेज यहाँ पे काम करेगा। फिर इन्होंने, हिर्शमैन ने एडवोकेट किया कि आप क्या करो, आप लास्ट स्टेज जो इंडस्ट्रीज है ना, लास्ट स्टेज इंडस्ट्रीज को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। आप क्या करो, लास्ट स्टेज इंडस्ट्रीज फर्स्ट कर दो, ठीक है। मतलब जो आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाओ, एक डेवलपिंग कंट्री है उसको जरूरत नहीं है कि वो सारे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को ले साइमल्टेनियसली, वो जो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करे, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे किससे, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स से अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट करे एट द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या करो, आप इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो ऐसी चीजें जो आप आसानी से कन्वर्ट कर लो, असेंबलिंग कर लो उनकी, ऐसे ऐसे सामानों को कर लो कि आपको सिर्फ असेंबल करके अब देना है, ठीक है। कोई मिक्सिंग करके देनी है प्लांट की, फाइनल टच देना है सिर्फ उसको ऑलमोस्ट, और वो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। तो इस वे में कंट्री जो है वो अपने फिनिश कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट करे डायरेक्टली और उसे बस कंबाइन करके जो है वो फर्दर जो है मार्केट में ले आए। इस तरीके से उन्होंने बोला कि क्या करें कि आप जो है कंट्री फिनिश कंज्यूमर गुड्स लेके आए और वो ऐसी चीजों का इंपोर्ट करे और सीधा हायर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे उसे ले जाए, ताकि इंटरमीडिएट गुड्स, मशीनरी गुड्स, तो आपने क्या किया, आप सिर्फ जो है फाइनल प्रोडक्ट्स कुछ लेके आए और इन फाइनल प्रोडक्ट से आप अपना बैकवर्ड लिंकेज पे यहाँ पे इफेक्ट होगा कि आप इंटरमीडिएट गुड्स देख लोगे कि आपके पास इंटरमीडिएट गुड्स आ गए, आप उसके हिसाब से मशीन वगैरह भी ले लोगे, तो बैकवर्ड इफेक्ट होगा। वरना पहले इंसान मशीन लेके आएगा और फिर सोचेगा कि उसे प्रोडक्ट बनाने हैं और फिर वो मार्केट में देगा। अब हम मार्केट में फाइनली चीजों को लिया है, बस कन्वर्ट, असेंबल, मिक्स करना है और उसे मार्केट में देना है। तो बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली सेकेंडरी टू प्राइमरी, बट हम ये भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी से आप प्राइमरी में गए फिर आपने रॉ मटेरियल देखा। आप ये भी कर सकते हो कि आप टर्शरी में आपने पहले इन्वेस्ट किया, उसी से सेकेंडरी में अपने आप इन्वेस्ट हो, फर्दर डेवलपमेंट हो गई और उसी से ही आपके प्राइमरी सेक्टर में जो है वो फर्दर डेवलपमेंट हो गई। तो बैकवर्ड लिंकेज जो है कंबाइन इफेक्ट है कि आपने, कंबाइन इफेक्ट है किसके, लास्ट स्टेजेस का,
कि आपने लास्ट स्टेज में अपनी जो है डेवलपमेंट कर दी, उससे आपकी पिछली जो स्टेजेस हैं वो क्या हो जाएंगी, अपने आप बेटर जो है वो हो जाएंगी। ये बैकवर्ड इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होगा बाय इंक्रीजिंग डिमांड, आपकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो देयरफॉर जब डिमांड बढ़े, इंपोर्ट रिप्लेसिंग कमोडिटीज का वो इंक्रीज हो, तो डोमेस्टिक क्लास के प्रोडक्शन जो है वो आपको करना चाहिए। मतलब आपको वो प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, जैसे मान लो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी डिमांड एक लिमिट से ज्यादा हो गई, एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गई, तो अब आप एक काम करो कि इसको बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय, आपको पता है कि आपकी कंट्री में इतनी डिमांड इसकी बढ़ गई है, तो आप एक काम करो, उसको होम में ही, मतलब अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही प्रोड्यूस करना जो है वो स्टार्ट कर दो। इससे आपका फायदा होगा। जैसे ही आप इस थ्रेशोल्ड की लिमिट को टच कर लो कि भाई इतनी डिमांड, एक लिमिट से ज्यादा डिमांड आ गई है, तो अब आप क्या करो, उसके लिए उस चीज को आप अपने घर में ही बनाने लग जाओ, अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही बनाने लग जाओ। ठीक है, ऐसी ये सारी चीजें जो हैं, लास्ट स्टेज इंडस्ट्रीज को किसने प्रमोट किया, हिर्स्टमैन ने बोला कि आप लास्ट स्टेज की जो इंडस्ट्री है उसको आप प्रमोट करो और अपने आप सारे बैकवर्ड लिंकेज से बाकी इंडस्ट्रीज को भी क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कंप्लीट थ्योरी थी आपकी हिर्स्टमैन की। कैसा समझ में आया, नहीं समझ में आया, कैसी लगी बताना। मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं अपने हिसाब से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।